हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। बच्चों, क्या मैंने आपको बेसिक्स की क्लास में मीनिंग बताया था कि डेप्रीसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। फटाफट से बताओ। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होना। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होने को आप डेप्रीसिएशन बोलते हो। भैया, अम, पर एसेट की वैल्यू कम क्यों होती है? ये भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि एसेट की वैल्यू कम क्यों होती है और कैसे होती है। मतलब हम एसेट खरीद के लाते हैं, उसकी वैल्यू कम कैसे होती है? यस बेटा प्रिंसी है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पास सबके पास मोबाइल फोन है, तभी तुम मेरी क्लास देख रहे हो। फटाफट से सारे बच्चे बताओ, क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? बोलो। यस भैया, डेफिनेटली हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम ये मोबाइल फ़ोन कितने रुपए में खरीद के लाए थे? मुझे बताओ, जो भी तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है, वो तुम कितने रुपए में, कितना, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर मोबाइल फ़ोन? हाउ हाउ मच अमाउंट यू हैव पेड टू बाय दैट फ़ोन? ओके, 12,000, 15,000, 20,000, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम अभी जाओगे, अगर अभी मैं तुमको बोलूँ बच्चों जाओ, क्लास छोड़ के जाओ और इस मोबाइल को बेच के आओ, सेल दिस फ़ोन टू समवन, अगर मैं तुमसे ये कहूँ, तो मुझे एक बात बताओ, जितने रुपए तुम अभी बता रहे हो कि भैया हम इतने रुपए में खरीद के लाए, इसको इतने रुपए में खरीद के लाए, क्या ये इतने रुपए में ही बिकेगा? रोहित तो पूछ के भी आ गया कितने रुपए में जाएगा। क्या ये इतने ही रुपए में बिक पाएगा या कुछ कम अमाउंट में बिकेगा? ना, कुछ कम अमाउंट में बिकेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ रीजन क्या है? व्हाट यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड योर फोन इज गोइंग टू सेल एट लेस देन इट्स कॉस्ट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कॉस्ट प्राइस है जितने में आप खरीद के लाए थे, उससे कम में क्यों बिकेगा ये? बताओ। टाइम, ओके। ऑब्सोलीट, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजीज, हाँ, मतलब ऑब्सोलीट का मतलब हुआ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यस, तो तुमको एक बात समझ में आई? चलो, मान लेते हैं वी आर इन टीयर, यस। कुछ बच्चों ने तो फोन को बहुत रफ यूज किया है, बहुत रफ। चार्ज में लगा के दिन भर गेम खेलना, पूरी बैंड बजा देना फोन की, रोज हीटिंग इशू होना, गिराना पड़ाना, तोड़ फोड़ मचा चुके, डिस्प्ले भी टूट गई है, पीछे से भी क्रैक आ गया है, एकदम मतलब पूरा खच्चर बना दिए उसको। हाँ हर्ष, पूरा खच्चर बना दिए उसको, ठीक है। कुछ लोग इस तरीके से यूज किए फोन को, तो उनके फोन की वैल्यू तो कम होनी है बच्चों। इतना ज्यादा डैमेजेस है, इतने डैमेजेस है फोन में, तो उनका फोन तो वैसे ही हाथ से निकल गया है। लेकिन मान लो कुछ जैसे लड़कियां, आपने देखा होगा, सजा के रखती है बच्चों फोन को, सुंदर एकदम, इतना मोटा बैक कवर रहता है, कैसे? वो बैक कवर में पीछे पानी, ग्लिटर्स, ये सब भरा रहता है ना, देखियो तुम लोग, देखियो तुम लोग, गर्ल्स ऐसा बैक कवर लगा के रखती है, उसमें पीछे पानी ग्लिटर सब भरा हुआ रहता है, एक्वेरियम बना रहता है, पूरा बैक कवर में ही एक्वेरियम बना रहता है। बस जिंदा मछली डालना भूल गए, बाकी सब रहता है उसमें, नकली मछली भी रहती है उसमें। ओके, तो बहुत एकदम। अब देखो, अब लड़कियों का फोन कभी हीटिंग इशू नहीं होता है, कभी हीटिंग इशू नहीं होता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पूछो क्यों? क्योंकि लड़कियों का फोन सिर्फ दो चीज के लिए यूज होता है, फोटो खींचने के लिए और अपलोड होने के लिए। दैट्स इट, इट्स जस्ट अ कैमरा बच्चों, इट्स नॉट अ फोन, इट्स जस्ट अ कैमरा। हर्ष फर्स्ट क्लास ही होगा, हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही बहुत सारी चीजें बता दूंगा वैसे, ठीक है। तो दो ही चीजों के लिए यूज होता है। लड़कियां मेरे से एग्री नहीं करेंगी शायद इस बात पे, पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो दो चीज के लिए यूज होता है, क्लिक करो।
और अपलोड करो, बस हो गया। तो उनका फ़ोन वेल मेंटेन्ड रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम 2 साल बाद भी देखोगे, तो लड़कियों का फ़ोन ऐसा ही रहेगा जैसा न्यू है, ब्रांड न्यू। तुम 2 साल बाद भी देखोगे तो, कि वैसे ही है कि भाई अभी-अभी बॉक्स से निकला है बाहर, क्योंकि वो कभी बैक कवर से बाहर निकला ही नहीं, उसको रोज़ नए कपड़े पहनाए जाते हैं। ओके? यस, प्रिंसी बोल रही है आपकी क्लास के लिए यूज़ हो रहा है। हाँ, ये कुछ प्रोडक्टिव काम हुआ ना? ओके। तो द पॉइंट इज़ बच्चों, पर मेरे को एक बात बताओ, फिर भी अब जैसे प्रिंसी का फ़ोन है, तो प्रिंसी भी आज अपना फ़ोन बेचने जाएगी, तो उसी प्राइस में बिक जाएगा क्या? जितने में खरीद के लाई थी? फटाफट से बताओ। नहीं बिकेगा। वो भी कम में बिकेगा, वो भी कम में बिकेगा। द सिंपल रीज़न इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि 2 साल पहले मैं कोई फ़ोन खरीदा था, उसमें और आज जो फ़ोन है, उसमें टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है। उसमें क्या है? टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है। तो इस वजह से अब जैसे तुमने देखा, एप्पल ने जो पिछले साल अपने फ़ोन्स लॉन्च किए, उसमें एआई फीचर्स लेके आए। उसके पहले के किसी भी मॉडल में उन्होंने एआई फीचर्स दिए। हालाँकि अभी तक एआई फीचर आया भी नहीं है। इंडिया में तो नहीं आया है। और मैं तुमको बता रहा हूँ कि एआई फीचर्स वो लाएँगे भी तो पिछले साल जो न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है, उससे और उसके आगे वाले से लाएँगे। उसके पीछे वाले मॉडल लाएँगे भी नहीं। दूसरी बात तुमको पता है, एप्पल के ऊपर ये ब्लेम भी लगाया जाता है, ये केस भी हुआ है एप्पल के ऊपर, कि वो लोग जानबूझ के सॉफ्टवेयर अपडेट देके अपने फ़ोन के पुराने मॉडल्स को ना सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से कमज़ोर बनाते हैं। कैमरे की क्वालिटी गिरा देते हैं, फ़ोन की परफॉर्मेंस गिरा देते हैं। ये ब्लेम हुआ है पता है तुमको एप्पल के ऊपर, और ये रियल भी है। वो लोग जानबूझ के सॉफ्टवेयर अपडेट देके अपने पुराने फ़ोन्स की वैल्यू को कम कर देते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को कम कर देते हैं, और नए फ़ोन्स की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रखते हैं, ओवरक्लॉक करके रखते हैं। तो द पॉइंट इज़ बच्चों, जो मैंने फर्स्ट केस बताया जहाँ पर फ़ोन का आप रफ यूसेज कर रहे हो, तोड़-फोड़ मचा दी हो, फ़ोन का डिस्प्ले टूट गया, बैक कवर टूट गया, उसकी वैल्यू वैसे ही कम होनी थी। इसको आप बोलते हो डैमेजेस। बोलो हाँ। तो ये इसको आप क्या बोलते हो? डैमेजेस, कि आपका फ़ोन डैमेज हो जाना। डैमेज होने की वजह से तो उसकी वैल्यू गिरेगी। दूसरा, जब डैमेज नहीं हुआ है, पर आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो, नॉर्मली यूज़ कर रहे हो, तो नॉर्मली यूज़ करने के कारण भी बच्चों अब वो नया नहीं रहा। चाहे तुम उसको कितना भी सजा के रखो, चाहे वो तुम्हारी कार हो, चाहे वो तुम्हारा फ़ोन हो, चाहे वो तुम्हारा टीवी हो, चाहे वो तुम्हारा लैपटॉप हो, तुम उसको कितना भी अच्छे से रखो, सजा के रखो, पर अब वो नया नहीं रहा। आप उसको रेगुलरली यूज़ कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर इज़ समथिंग लाइक, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, तो हम नॉर्मली उसको रोज़ पहनते, पहनते, पहनते एक दिन फट जाता है, टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर। तो हम रेगुलरली किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, कपड़े का कलर हम रेगुलरली पहनते हैं, फेड हो जाता है, क्योंकि हम उसको रोज़ वॉशिंग करते हैं। आज पहने कल वॉश होगा, फिर परसों पहनेंगे, फिर नेक्स्ट डे वॉश होगा। उससे उसका कलर फेड हो जाता है, साइज़ थोड़ा-सा बढ़ जाता है, तो वो हुआ नॉर्मल वियर एंड टियर। टेक्नोलॉजी के केस में बात करूँ तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाती है। हर 6 महीने में, हर 1 साल में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, और पुरानी टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है? ऑब्सोलीट हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्सोलेंस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के कारण आपकी एसेट की वैल्यू कम होने को ऑब्सोलेंस कहा जाता है। तो बच्चों ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। क्या ये बात सबको समझ में आई? फटाफट से बताओ। मैंने कहा कि आपकी फिक्स्ड एसेट्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कार, बाइक, ये सब चीज़ों की वैल्यू कम होती है बिकॉज़ ऑफ एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट हो गया, डैमेजेस हो गया, नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल आप यूसेज कर रहे हो, और तीसरा ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजी के केस में ऑब्सोलेंस। ओके, टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, समय के साथ पुरानी हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी। ठीक है भैया? तो डेप्रिसिएशन होने का रीज़न बच्चों देखो ये हो सकता है। डैमेजेस, नॉर्मल वियर एंड टियर, ऑब्सोलीट। ठीक है? तो दिस कैन बी द रीज़न। ऑब्सोलीट ये वर्ड है, टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए यूज़ होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? सारे बच्चे एक बार फटाफट से बता दो, येस और नो? बोलो यस। अब बच्चों डेप्रिसिएशन जो चैप्टर आपको पढ़ना है, फाउंडेशन हो, इंटर हो, व्हाटएवर, डेप्रिसिएशन चैप्टर जो आपको पढ़ना है, इसमें दो प्राइमरी मैटर मेथड होंगे अकाउंटिंग के लिए, बट देयर आर अदर मैटर आल्सो जो कि एमसीक्यू में आते हैं।
Some matters are going to be asked in MCQ. Different types of methods we are going to discuss, है ना. बट प्राइमरली मैं शुरू में आपको दो मेथड बताने वाला हूँ. ऑब्वियसली जिन्होंने डेप्रीशिएशन चैप्टर पहले पढ़ा है उनको पता है SLM और WDV मेथड, बट मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको नहीं आता है. तो डेप्रीसिएशन बच्चों कितना होता है, पहले आप एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझो डेप्रीसिएशन का, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. हालांकि मैंने पहले भी बताया हुआ है शायद, बट मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ. एक फंडामेंटल लॉजिक बताता हूँ आपको डेप्रीसिएशन के पीछे क्या है. सबसे पहले डेप्रीसिएशन के रीजंस आप समझ गए हो. आप मेरी बात मानो और डेप्रीसिएशन को एक खर्चा बोलो. मान लो बच्चों डेप्रीसिएशन एक खर्चा है. बोलो मान लिया. फटाफट से बोलो, चैट बॉक्स में बोलो भैया हमने मान लिया. आप जैसा बोलोगे हम मान लेंगे, तो बोलो मान लिया. फटाफट से बताओ. मान लिया. ओके. अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना. बच्चों मैं जब ये आईपैड खरीदा था, दिस आईपैड कॉस्ट मी 1,00,000 रुपीज. जिसमें तुमको पढ़ा रहा हूँ, दिस आईपैड कॉस्ट मी 1,00,000 रुपीज. कब खरीदा था? 2 साल पहले. मतलब 2 साल लैप्स हो गए हैं इस आईपैड को खरीदे. मुझे ऐसा लगता है इस आईपैड की परफॉर्मेंस देखें, आज तक जिंदगी में एक बार हैंग नहीं हुआ है. इवन बच्चों इसके पहले जो मेरा आईपैड था वो भी हैंग नहीं हुआ था कभी. आउट ऑफ नोवेयर मैंने ये आईपैड ले लिया बिकॉज वहां पर रिफ्रेश रेट थोड़ा कम था. ये इसका रिफ्रेश रेट अच्छा है, पढ़ाते टाइम लिखने में आसानी होती है. और तो बच्चों 2 साल मैंने इसको यूज कर लिया. मुझे ऐसा लगता है मैं 3 साल और आराम से यूज करूंगा इसको. आराम से मतलब एकदम आराम से. हो सकता है और 3 साल यूज, 8 साल यूज कर लूँ और 6 साल और यूज कर लूँ. बट मैं अभी बता रहा हूँ इन केस मेरे को ऐसा लगता है बहुत टेक्नोलॉजिकल पर्सन हूँ. पर जब तक मेरा कोई खर्चा जस्टिफाइड नहीं होता मैं खर्चा करता नहीं हूँ खर्चा. और प्लस मेरे पास सरप्लस मनी भी होना चाहिए उसके लिए. द पॉइंट इज कि मैं 3 साल और मान लो इसको यूज करूंगा. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुमसे फीस लेता हूं पढ़ाने के लिए. बोलो हाँ. तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो और मैंने तुमसे फीस चार्ज की है पढ़ाने के लिए. बोलो यस और नो. यस और नो. यस भैया. अब तुमने अभी कॉस्टिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं वो ओवरहेड्स वर्ड यूज नहीं करूंगा. बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओवरहेड्स, जिसको अगर पता है. तो बच्चों तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुमसे फीस लेता हूँ. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये 1,00,000 रुपए मैंने खर्चा किया है पढ़ाने के लिए किया है ना. बोलो. ये मेरा फिक्स एसेट है क्या? आईपैड. इसको मैं 1 साल से ज्यादा यूज करूंगा. ये 1,00,000 रुपए का खर्चा मैंने पढ़ाने के लिए किया है ना. और इस 1,00,000 के खर्चे से मैं इस चीज को लेके आया हूं, और इस चीज को मैं कितने टाइम यूज करने वाला हूं जरा फटाफट से बताओ. 5 साल. तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर मैं 1,00,000 का खर्चा किया हूं और इस 1,00,000 के खर्चे से मैं 5 साल इसको पढ़ाने में यूज करने वाला हूं, मैं 5 साल इसको पढ़ाने के लिए यूज करने वाला हूं, तो कायदे से इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज, इन अ वेरी जनरल पर्सन लैंग्वेज, 1 साल के बराबर खर्चा कितना हुआ? मतलब उस पर्सपेक्टिव से 1 साल का खर्चा कितना हुआ? 1,00,000 का खर्चा मैंने किया है जिससे मैं 5 साल पढ़ाने में इसको यूज करने वाला हूं. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू 1 साल का खर्चा कितना हुआ? 20,000 रुपए. यस. अब ये बताओ तो मैं 20,000 रुपए अपने स्टूडेंट से फीस में इंक्लूड करके वसूलूंगा. बोलो हाँ. 20,000 इज समथिंग जो मैं मान लूं कि मेरा ये 1 साल का खर्चा है, तो मेरे करंट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके फीस में मैं इसको इंक्लूड कर लूंगा. स्मॉल स्मॉल अमाउंट जितने भी स्टूडेंट होंगे. 100 स्टूडेंट होंगे तो 200 रुपए एक बच्चे के फीस में इंक्लूड कर लूंगा. अगर 100 बच्चे होंगे, अगर मेरे को 20,000 रुपए 100 बच्चों से लेना है, अगर मेरे को 20,000 रुपए 100 बच्चों से लेना है तो एक बच्चे से 200 रुपए लूंगा. अगर 1,000 बच्चों से लेना है तो एक बच्चे से 20 रुपए लूंगा. कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट इज कमिंग, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज मे बी आप कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़े हो, है ना. तो मैं आपको बस सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ, सिंपल, कि बच्चों अगर आपने 1,00,000 रुपए का कोई फिक्स एसेट खरीदा है, कोई फिक्स एसेट खरीदा है, और उसकी जो लाइफ है, जो जिंदगी है जिसमें आप उसको यूज करने वाले हो वो 5 साल है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 20,000 इज योर एक्सपेंस फॉर 1 ईयर, राइट. क्या ये सिंपली जस्टिफाइड है? एक कॉमन सेंस मतलब एक नॉर्मल इंसान भी यही इंटरप्रेट करेगा कि 1 साल का खर्चा उस हिसाब से 20,000 हुआ. और ज्यादा सिंप्लीफाई करो
तो मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग शायद किसी कॉलेज वगैरह को ज्वाइन किए होंगे, बीकॉम वगैरह कर रहे होंगे, बीकॉम, बीबीए, एनी अदर कोर्स। तो मान लो तुम्हारा कॉलेज 3 साल का है, अब तो वैसे बीकॉम 4 साल का हो गया है, पर 3 साल का तुम्हारा मान लो कॉलेज है, और तुमने अपने कॉलेज की फीस पे की है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए फॉर 3 इयर्स बच्चों, या मान लो फॉर 4 इयर्स। तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे पूछूं बच्चों 1 साल की फीस कितनी है तुम्हारी बीकॉम की, बताओ, तो क्या बताओगे? क्या है वो अमाउंट जो तुम बताओगे मुझे? 50,000 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल नहीं है कि 2 लाख रुपए आप 4 साल की फीस पे कर रहे हो, मतलब 1 साल की फीस 50,000 है। तो वैसे ही मैंने जो आईपैड खरीदा वो 1 लाख का है, उसको मैं 5 साल यूज करूंगा, दैट मीन्स मेरा 1 साल का खर्चा हुआ 20,000 इस आईपैड के ऊपर। तो ये एक बात बताओ, मैं ये 1 लाख रुपए, अच्छा तुम एक बात बताओ, मान लो कि ये फर्स्ट ईयर है आईपैड का, मान लो, एज्यूम एज्यूम करो, मैं तुम्हारे इमोशन से बाहर निकालना चाहता हूँ उस चीज को जो मैं सुनना चाहता हूँ। मान लो ये फर्स्ट ईयर ही आईपैड का मैं 1 लाख रुपए में अभी अभी खरीद के लाया हूँ, कल कल खरीद के लाया हूँ, फर्स्ट ईयर है आईपैड का। अगेन मैं इसको 5 साल यूज करने वाला हूँ, बट द पॉइंट इज, तुम लोग मान लो 100 बच्चे हो, तुम लोग 100 स्टूडेंट्स हो, ठीक है? तो डिवाइड बाय 100 अगर मैं कर दूं तो 1,000 रुपए पर स्टूडेंट हुआ। सारे बच्चे बताओ, मैं तुम्हारी फीस में, सबकी फीस में 1,000 रुपए बढ़ा दूंगा, सबकी फीस में 1,000 रुपए बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे को आईपैड की कॉस्ट रिकवर करनी है। ऑब्वियसली तुम लोग को पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हो तो तुमसे ही कॉस्ट वसूलूंगा, 1,000 रुपए। बोलो मजा आया सुन के? कि पूरी 1 लाख की आईपैड जिसको मैं 5 साल यूज करने वाला हूं, फर्स्ट ईयर के ही बच्चों से रिकवर कर लूंगा, फर्स्ट ईयर के ही बच्चों से रिकवर कर लूंगा। प्रियंका बेटा चेक करता हूं मैं, ठीक है? फटाफट से बताओ, मजा आया क्या सुन के ये बात? कि मैं तुम लोग से ही वसूल लूंगा 1,000 रुपए पर स्टूडेंट? नहीं ना। तुमको ऐसा लगेगा भैया क्यों, ये खर्चा तो आपने 5 साल के लिए किया है, आप हमारे ऊपर इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? 5 साल में तो हम सीएमए बन चुके होंगे, 5 साल में तो हम खुद सीएमए बन चुके होंगे, तो आप 5 साल का खर्चा हमसे क्यों वसूल रहे हो? आप हमसे करंट ईयर के खर्चे लो ना, हम आपकी करंट ईयर की बैच है, तो आप हमसे करंट ईयर के खर्चे वसूलो। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? फटाफट से बता दो, ये बात तुम बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि भैया हम आपके करंट ईयर के स्टूडेंट हो, स्टूडेंट है, आप हमसे करंट ईयर की कॉस्ट वसूलो। तो मैंने कहा बच्चों, तो तुम्हारे हिसाब से करंट ईयर की कॉस्ट क्या है? तुम बोलोगे भैया 1 लाख आपने खर्च किया है, 5 साल आप इसको यूज करने वाले हो, 1 लाख डिवाइड बाय 5, 20,000 रुपए आपके करंट ईयर की कॉस्ट है। बोलो हाँ। तो भैया आप हमसे 20,000 रुपए ही वसूलो, 20,000 डिवाइड बाय 100, 200 रुपए पर स्टूडेंट। बोलो यस और नो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? एक बार बता दो, तुम लोग बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि भैया आप हमसे इसी साल की कॉस्ट लो ना, आप हमसे इसी साल की कॉस्ट लो ना, आप हमसे 5 साल के खर्चे क्यों वसूल रहे हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम्म, यस भैया यस। तो क्या तुमको ये फीलिंग ऑफ जिस कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फीलिंग जो मैं बोल रहा हूं तुमको, क्या तुमको ये समझ में आया? ओके, प्रियंका हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब बच्चों द पॉइंट इज, यही होता है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, कि सबसे पहले आप कोई भी फिक्स एसेट खरीद के लाते हो, फिक्स एसेट की डेफिनेशन याद है क्या हमको? हमको फिक्स एसेट की डेफिनेशन याद है क्या? कि समथिंग फिक्स एसेट वी आर गोइंग टू बाय एंड वी आर गोइंग टू यूज इन अवर बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। हम 1 साल से ज्यादा यूज करेंगे, एक एसेट खरीद के ला रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये माइक, लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल फोन हम खरीद के ला रहे हैं,
1 साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो वो होती है फिक्स्ड एसेट, करेक्ट? बेचने के लिए नहीं ला रहे, यूज़ करने के लिए ला रहे हैं। ये आईपैड मैं बेचने के लिए लाया हूँ क्या? नहीं, यूज़ करने के लिए लाया हूँ। अगर बेचना होता तो अभी इसकी तारीफ़ कर रहा होता, ताकि तुम लोग बोलते भैया बेच दो, हमें बेच दो। पर मैं बेचने के लिए थोड़ी लाया हूँ। मैं तो यूज़ कर रहा हूँ इसको, ठीक है? तो बच्चों फिक्स्ड एसेट्स के केस में इसीलिए डेप्रिसिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपने 1 लाख रुपए खर्च किया आईपैड के ऊपर, आप इसको 5 साल यूज़ करने वाले हो। बच्चों, आप सोचोगे कि आपको कैसे पता है कि आप इसको 5 साल यूज़ करने वाले हो? एस्टिमेटेड बेटा। जैसे मैंने पहले भी यूज़ किया है, प्रियंका हो गया ना अपलोड? जैसे मैंने पहले भी यूज़ किया है आईपैड, तो मेरे को एक अंदाज़ा है, मेरे को टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी है कि इसके अंदर चिप जो लगी हुई है, जो इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम है, स्टोरेज है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको कितने टाइम तक यूज़ कर सकता हूँ, ये मेरे को एक एस्टिमेशन है। क्या ये बात तुमको क्लियर है? बोलो। जैसे मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को एग्ज़ैक्टली पता होगा कि तुम्हारा नेक्स्ट नया फ़ोन कब आने वाला है। पता है कि नहीं पता है? कोई एक टारगेट होगा तुम्हारा, ये वाला रिज़ल्ट आएगा तो नया फ़ोन मिलेगा, या ये क्लियर हो जाएगा तो नया फ़ोन मिलेगा, या फिर आर्टिकलशिप में जाएँगे तो नया फ़ोन मिलेगा, या फाइनल क्लियर हो जाएगा तब नया फ़ोन, मतलब तुम्हारा टारगेट वहाँ पर फिक्स होगा कि इस लेवल पे अब मेरे को नया फ़ोन नेक्स्ट मिलने वाला है, नेक्स्ट नया फ़ोन मिलने वाला है। तो तुमको भी एक अंदाज़ा है कि तुम्हारा करंट फ़ोन तुम कितने टाइम तक यूज़ करोगे? और नेक्स्ट नया फ़ोन कब तक मिलेगा? कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भैया हमारा ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा तो ऐसा है, जब तक ये वाला फ़ोन साथ देगा तब तक इसको यूज़ करेंगे, जब खराब हो जाएगा तब नया लेंगे। तो बच्चों, वहाँ पर भी तुमको अंदाज़ा तो होगा ना कि तुम्हारा फ़ोन कब खराब हो सकता है, तुम कौन-सी ब्रांड का फ़ोन लिए हो, कितना लंबा चल सकता है, कितना सस्टेनेबल है फ़ोन। तो वो हम शुरू में ही डिसाइड कर लेते हैं कि एस्टिमेटेड 5 साल तक चलेगा। तो डिवाइड बाय 5, 1 लाख का खर्चा आपने किया है, 5 सालों तक के लिए किया है, तो 20,000 1 साल का खर्चा हुआ। तो करंट ईयर का एक्सपेंस बच्चों 20,000 होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है कि करंट ईयर का कॉस्ट 20,000 रुपीज़ होगा? एंड गेस व्हाट गाइस? इस 20,000 को ही प्यार से कहा जाता है डेप्रिसिएशन। इस 20,000 को ही प्यार से कहा जाता है डेप्रिसिएशन। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू डेप्रिसिएशन इज द कॉस्ट फॉर करंट ईयर। करंट ईयर में आपको उस फिक्स कॉस्ट का, उस फिक्स्ड एसेट का कितना पोर्शन एज अ डेप्रिसिएशन लेना है, एज अ रिडक्शन लेना इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वही आपको डिसाइड करना होता है। बच्चों फटाफट से बताओ, फिक्स एसेट इज नथिंग बट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चा ही तो है। बोलो हाँ। फिक्स एसेट इज नथिंग बट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चा ही तो है। बोलो यस और नो। भैया मैंने फरवरी में ही मिला है नया फोन, वाह प्रिंसी, तब तो पार्टी मिलनी चाहिए, न्यू फोन की पार्टी, है ना? तो बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है वो, बट द पॉइंट इज आपको उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है, तो जितने साल तक बेनिफिट मिलने वाला है, उतने साल से आप उसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एज सिंपल एज दैट। क्या मैं आगे बढ़ूँ? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? बोलो, क्या मैं आगे बढ़ूँ? यहाँ तक की बात क्लियर है? यस। अब बच्चों ये डेप्रिसिएशन लगाने के अकाउंटिंग के अंदर प्राइमरली 2 मेथड है, मैं ये भी बता देता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट हो गया, मतलब जो एक्ट है आपके, इनकम टैक्स फाइल होता है, ये सब होता है, उसमें डब्ल्यूडीबी मेथड को प्रेफर किया जाता है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है दोनों मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फॉर्मूला भी बताऊंगा इसका, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या डिफरेंस है। तो जैसे मान लो बच्चों, मेरा आईपैड मैंने खरीदा, कितने रुपए का खरीदा? 1 लाख का। 1 लाख का मेरा आईपैड है, ओके। और मान लो डेप्रीसिएशन जो है वो 10% हम मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम, नहीं 10% नहीं 20%, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा फास्ट डेप्रीसिएशन लगता है। तो मान लेते हैं 20% मेरा डेप्रीसिएशन है, मतलब हर साल मेरे आईपैड की वैल्यू 20% से कम हो रही है।
ड्यू टू यूसेज, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर और ड्यू टू ऑब्सोलेंस ऑल्सो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी तो हो रहा है, नया नया आईपैड आता रहता है हर 2 साल में। ओके, ठीक है। हाँ, तो 20% रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। अब बच्चों एसएलएम मेथड की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है कि आप हर साल जो डेप्रीशिएशन लगाओगे वो आप कॉस्ट ऑफ एसेट पे ही लगाओगे। कॉस्ट ऑफ एसेट को लोगे और उसी पे डेप्रीशिएशन निकालोगे हर साल। तो बच्चों जैसे मान लो फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन आएगा, फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन आएगा, आपकी कॉस्ट थी 1 लाख, 1 लाख का 20%, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए आपका फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन आएगा। डेप्रीसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और ये करंट ईयर की कॉस्ट है, ये करंट ईयर का खर्चा है, एक्सपेंस है, याद रखना, ये करंट ईयर का एक्सपेंस है। इतना पोर्शन में इस साल के बच्चों की फीस से वसूलूंगा। बोलो हाँ, मेरा इस साल का खर्चा हुआ 20,000, मेरा 5 साल का खर्चा 1 लाख, इसका मतलब मेरा 1 साल का खर्चा है 20,000। तो मैं इस साल के स्टूडेंट से ये 20,000 रुपए कॉस्ट के तौर पे वसूलूंगा। ओके, तो ये भी याद रखना, इट्स एन एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन इज एन एक्सपेंस। ओके, तो बच्चों 20,000 में माइनस कर दूंगा तो मेरे आईपैड की जो वैल्यू है, अब मेरे आईपैड की जो वैल्यू है वो हो गई है 80,000 रुपीज। कितनी हो गई है? 80,000, क्योंकि 1 लाख का आईपैड था, 20,000 से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है, 20,000 से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है, तो अब उसकी वैल्यू 80,000 हो गई है। सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन में निकालूंगा बच्चों, सेकेंड ईयर का मैं डेप्रीसिएशन निकालूंगा तो अगेन मैं जो उसकी कॉस्ट थी आईपैड की 1 लाख रुपीज, जितने में मैं खरीद के लाया था, जितने में मैं खरीद के लाया था 1 लाख रुपीज, उसी का 20% निकालूंगा तो फिर से 20,000 आएगा, फिर से 20,000 आएगा। 1 लाख का 20%, 1 लाख का 20%, 20,000, तो ये हो गया 60,000। अब मेरे आईपैड की वैल्यू हो गई 60,000। मैं बच्चों फिर थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन निकालूंगा। थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन भी फिर से जो मेरी आईपैड की कॉस्ट थी 1 लाख, जो मेरी आईपैड की कॉस्ट थी 1 लाख, उसी का 20% होगा, यानी कि फिर से 20,000। तो अब मेरे आईपैड की वैल्यू हो गई 40,000। तो बच्चों हर साल अगर आप नोटिस करोगे तो जो मैं डेप्रीसिएशन निकाल रहा हूं वो मैं कॉस्ट का ही 20% निकाल रहा हूं, कॉस्ट का ही क्या निकाल रहा हूं? 20% निकाल रहा हूं। और दूसरी बात कि हर साल इसीलिए डेप्रीसिएशन का अमाउंट सेम आ रहा है, 20,000, 20,000, 20,000। क्या ये बात क्लियर है सबको? फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल डेप्रीसिएशन सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हर साल डेप्रीसिएशन कॉस्ट पे ही निकलेगा, जो भी आपकी एसेट की कॉस्ट थी उसी पे आप हर साल डेप्रीसिएशन निकालोगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आप फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन निकालोगे, अगेन 1 लाख रुपए है आपकी आईपैड की कॉस्ट, उसका 20% निकालोगे तो ये हो गया 20,000, ये हो गया 20,000। इसको आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 80,000 रुपीज। अब बच्चों ये यहां तक तो हो गया, यहां तक तो हो गया। अब ध्यान से सुनना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलता है कि आपके एसेट की जो लेटेस्ट वैल्यू है उस पर डेप्रीसिएशन निकालोगे आप। आपके एसेट की जो लेटेस्ट वैल्यू है, लेटेस्ट, उस पे आप डेप्रीसिएशन निकालोगे। तो बच्चों यहां पर थी लेटेस्ट वैल्यू 1 लाख, जितने में मैं खरीद के लाया था, जितने रुपए में मैं खरीद के लाया था वही थी लेटेस्ट वैल्यू 1 लाख, उस पर मैंने 20% निकाला। अब बच्चों 1 लाख माइनस 20,000, अब मेरे एसेट की लेटेस्ट वैल्यू हो गई है 80,000 रुपए। अब मेरे एसेट की बुक वैल्यू, जिसको आप बोल सकते हो, जिसको आपने बुक्स में लिखा हुआ है, जिस वैल्यू को आपने बुक्स पे लिखा हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, वही आपकी लेटेस्ट वैल्यू। तो आपने अपनी बुक्स में अपनी एसेट को कितना दिखाया हुआ है? 80,000। आप जब खरीद के लाए थे आपने 1 लाख दिखाया था, उस पे आपने 20% का डेप्रीसिएशन लगाया, 20,000 आया। फिर आपको इसमें से इसको माइनस कर दिया आपने, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो आपकी वैल्यू हो गई 80,000। तो अब आपकी बुक्स में आपके आईपैड की वैल्यू 80,000 रुपीज दिख रही होगी 20,000 माइनस करने के बाद। तो अब जब सेकेंड ईयर में डेप्रीसिएशन निकालोगे तो इस 80,000 पे निकालोगे,
सेकेंड ईयर पे जब आप 20% डेप्रीशिएशन निकालोगे तो इस 80,000 रुपीज पे निकलेगा। 80,000 का 20%। अब 80,000 माइनस 16,000 हो जाएगा 64,000। ये हो गया 64,000। ठीक है भैया। अब 64,000 हो गया। अब इसका 20% लगेगा डेप्रीशिएशन। ओ माय गॉड भैया, क्या खतरनाक काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल खतरनाक काम चल रहा है। अब इसका 20% बच्चों 12,800 लगेगा डेप्रीसिएशन। ये है ना अब आपकी वैल्यू बुक्स के अंदर 80,000 थी, 20% डेप्रीसिएशन 16,000 आया, इसको इससे माइनस कर दिए। डेप्रीसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो एसेट की वैल्यू कम होगी। तो 80,000 माइनस 16,000 64,000 हुआ वैल्यू। 64,000 का 20% लगाओ और माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 51,200 आपका वैल्यू। और ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो सारे बच्चे फटाफट से बताओ, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आपको डिफरेंस समझ में आया? फटाफट से बताओ, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आपको डिफरेंस समझ में आया? बोलो। क्लियर है? यस। अब बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर्मूला क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड का, डब्ल्यूडी मेथड विद एब्सोल्यूट कॉमन सेंस। इसके अंदर मैं साथ में एक और कॉन्सेप्ट भी कवर कर लूंगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट। ध्यान से सुनना, मुझे सारे बच्चे फटाफट से बताओ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है बीइंग सो कॉमन सेंस यूज करके। कॉमन सेंस मतलब नॉर्मल इंसान, अकाउंटेंट वाला दिमाग लगाना ही नहीं हमको, कॉमन सेंस से आंसर देना है। बच्चों मैं आईपैड खरीदा हूं, वो 1 लाख का है, बोलो हाँ। हाँ भैया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको 5 साल यूज करने वाला हूँ, तुम लोग मेरी फर्स्ट बैच हो ना। मैं अभी अभी आईपैड खरीदा हूँ, मान लो कल ही आईपैड खरीद के लाया हूँ, और तुम लोग मेरी फर्स्ट बैच हो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने फर्स्ट बैच से कितना पैसा वसूलूँ इस आईपैड का। ठीक है, तो पर्पस मुद्दा समझ में आ गया सबको? पर्पस समझ में आ गया सबको कि मैं ये बैठ बैठ के सोच रहा हूँ मैं अपनी फर्स्ट बैच से कितना पैसा वसूलूं, मैं अपनी फर्स्ट बैच से कितना पैसा वसूलूं इस आईपैड का। ठीक है, तो तुमने कहा भैया 1 लाख डिवाइड बाय 5, आप 20,000 रुपये वसूलो फर्स्ट बैच ऑफ द ईयर। 1 साल चलेगी तुम्हारी बैच, ठीक है। 1 साल तुम्हारी पूरा ग्रुप 1 भी पढ़ोगे, ग्रुप 2 भी पढ़ोगे, 1 साल लग जाएगा। तो 1 साल ये बैच चलेगी। तुमने कहा कि भैया 1 लाख डिवाइड बाय 5, आप हमसे 20,000 रुपये वसूलो। करेक्ट? सारे बच्चे फटाफट से बताओ, यस और नो, यस और नो। यस। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं, अभी जैसे रोहित उचक के चैट बॉक्स से बोल रहा था भैया आईपैड अपना मुझे दे दो, मैंने कहा ले लो, मैंने कहा ले लो भैया, जब आप 5 साल यूज कर लोगे आईपैड उसके बाद मुझे दे देना, मैंने कहा ले लो। तो रोहित ने मेरे से बच्चों ये बोला कि भैया आप ये आईपैड मुझे दे देना, मुझे सेल कर देना, और ऑब्वियसली मैं 1 लाख पे तो नहीं दूंगा। रोहित ने कहा भैया आप मुझे आईपैड 10,000 रुपये में दे देना। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है, 5 साल के बाद मेरे को कोई यूज नहीं रहेगा, मैं 10,000 रुपये में दे दूंगा आईपैड रोहित को। ओके ओके, यस यस। तो अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मैंने 1 लाख रुपए में आईपैड को खरीदा है,
मैं इसको 10,000 रुपए में बेच दूंगा किसी को, मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसको 10,000 में बेच सकता हूं। तो एक बात बताओ, 1 लाख रुपए का खर्चा किया, इसमें से 10,000 रुपए तो मुझे वापस मिल जाएगा ना? फटाफट से बताओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही बोल रहा हूं ना? 1 लाख का मैंने खर्चा तो किया, पर मुझे इसमें से 10,000 रुपए तो वापस मिल जाएगा ना? टिडिंग 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 टिडिंग, वापस मिल जाएगा ना? तो बच्चों उस हिसाब से अगर मैं सोचूं, तो मेरा खर्चा 1 लाख तो हुआ ही नहीं। बोलो, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि मैंने खर्चा तो 1 लाख किया है, पर 10,000 तो रिफंड है, 10,000 तो वापस आ जाएगा। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, मैं जब भी फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ, मैं अपने क्रेडिट कार्ड से बुक करता हूँ, ठीक है? मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है, मैं उससे बुक करता हूँ, ठीक है? तो बच्चों जैसे मेरी फ्लाइट की टिकट मान लो अभी मैंने रिसेंटली बुक की थी, मुंबई गया था तो मैं फ्लाइट की टिकट बुक किया था, तो इट इज समवेयर अराउंड 18,000 रुपीज़ थी, ठीक है? 17,000 कुछ रुपए था, तो 18,000 की वो टिकट थी। अब बच्चों तुमको मैं अगर वो फ्लाइट की टिकट भेजूंगा, यहीं रखी हुई है पर मैं उठा नहीं सकता जाके, मैं तुमको फ्लाइट की टिकट भेजता, 18,000 रुपए में इनवॉइस दिखाता, इनवॉइस वैल्यू जो होती है उसकी 18,000 रुपए दिखाता, तुम बोलते अरे भैया की टिकट तो 18,000 रुपए की है, पर ये टिकट 18,000 की नहीं है। ओके, 18,000 की नहीं है टिकट, 18,000 में बच्चों मेरे को मेरे क्रेडिट कार्ड में 5% कैशबैक मिलता है, 5% का कैशबैक मिलता है, ठीक है? तो इंटू 5% बच्चों 900 रुपए मेरे को कैशबैक मिल जाएगा। तो ये बताओ मेरा खर्चा 18,000 तो हुआ ही नहीं। दिख रहा है कि 18,000 हुआ है क्योंकि इनवॉइस में लिखा हुआ है, क्योंकि इनवॉइस में लिखा हुआ है 18,000, तो ऐसा लग रहा है कि 18,000 खर्चा हुआ है, पर मेरे को पता है मेरे हिसाब से खर्चा मेरा 17,100 है। बोलो यस और नो, क्योंकि 900 रुपए तो मेरे को कैशबैक मिल जाएगा, 900 रुपए तो मेरे को कैशबैक मिल जाएगा, तो मेरा खर्चा 17,100 है। बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ। क्या ये बात सबको समझ में आती है कि बच्चों नेट नेट में मेरा खर्चा 17,100 ही है, 18,000 नहीं है? तो वैसे ही यहाँ जो मैंने आईपैड खरीदा, एक बार देखो ना, यहाँ पर जो मैंने आईपैड खरीदा है, वो आईपैड खरीदा तो 1 लाख का था, पर 10,000 तो मेरे को वापस मिल जाएगा, मैं उसको सेल कर दूंगा बाद में, 5 साल के बाद जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसको 10,000 में बेच दूंगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा नेट खर्चा 90,000 ही है? एक बार फटाफट से सारे बच्चे बता दो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा नेट खर्चा 90,000 ही है? क्योंकि 10,000 तो वापस मिलने वाला है, 10,000 तो वापस मिलने वाला है। यस। अब बच्चों ये बताओ कि मैं तुमसे, तुम मेरी फर्स्ट ईयर की बैच हो, मैं तुमसे कितना वसूलूं? चलो फटाफट से बताओ, तुम मेरी फर्स्ट ईयर की बैच हो, मैं तुमसे कितने रुपए वसूल लूं? जैसा तुम बोलो, जितना तुम बोलो कितना वसूलूंगा, चलो बताओ। फर्स्ट ईयर की बैच हो, कितना वसूलूं? तुमने कहा भैया 5 से डिवाइड करो, आप हमसे सिर्फ 18,000 रुपए वसूलोगे। अब भैया 5 से डिवाइड करो, आप हमसे बस अब 18,000 रुपए वसूलोगे। बोलो यस और नो। यस। तो बच्चों इनडायरेक्टली आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन पर एनम, यानी कि 1 साल का डेप्रीसिएशन कितना होना चाहिए, उसका फॉर्मूला बना दिया। डेप्रीसिएशन पर एनम कितना होना चाहिए, आपने उसका फॉर्मूला बना दिया इनडायरेक्टली। भैया क्या फॉर्मूला बना दिया हमने? ध्यान से देखो, आपने बोला 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5, यही बोला ना तुमने? यही बोला ना तुमने, 18,000। तो मैंने कहा 1 लाख क्या है, तो आपने कहा भैया ये है कॉस्ट ऑफ एसेट। मैंने कहा 10,000 क्या है, तुमने कहा भैया ये है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्यों बोल रहा हूं मैं? स्क्रैप वैल्यू नहीं, मैं इसको बोलता हूं रेसिडुअल वैल्यू या फिर सैल्वेज वैल्यू, या फिर बच्चों कुछ केस में स्क्रैप भी हो सकता है, ठीक है? रेसिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है? रेसिडुअल, सैल्वेज, स्क्रैप, बस अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है। जैसे वो कबाड़ हो जाए, अगर मशीनरी है लोहे की तो लोहा बन जाएगा, तो स्क्रैप हो गया, ये इस तरीके से। तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000। 10,000 में अपना आईपैड बेच सकता हूं मैं, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जो कि है 5 साल।
एस्टिमेटेड क्यों? क्योंकि आप जब खरीद के लाए हो तब आप उसको एस्टिमेट ही कर सकते हो, एक्चुअली तो आपको पता भी नहीं है कब तक चलेगा। तो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो आपने तो बच्चों एक फॉर्मूला ही डिराइव कर लिया। ओ माय गॉड, आपने फॉर्मूला याद नहीं किया, डिराइव किया। आपने फॉर्मूला याद नहीं किया, डिराइव कर लिया। जो भी कॉस्ट है एसेट की 1 लाख रुपए आईपैड की, माइनस उसकी रेसिडुअल वैल्यू, मतलब आप उसको 10,000 रुपए में बेच सकते हो, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, आप उसको कितने साल यूज कर सकते हो। तो इससे आपका डेप्रीशिएशन आ जाएगा 1 साल का कितना होना चाहिए। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से एक बार बता दो, क्या ये बात सबको क्लियर है? इससे बच्चों आपका 1 साल का डेप्रीशिएशन आ जाता है एसएलएम बेसिस पे, एसएलएम बेसिस में। डब्ल्यूडीवी का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। हालांकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, जो कि मैं आपको बताऊंगा बाद में। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? एक बार फटाफट से बताओ, यस और नो। यस भैया। इसी बात पे बच्चों मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग बताओगे। मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ, 2 का आंसर बताओ। ओके, तो बच्चों फर्स्ट का आंसर देखो। ए लिमिटेड परचेस कर रही है एक मशीन कॉस्टिंग 4,25,000 रुपए। बोलो हाँ। 4,25,000 रुपए। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड है 25,000 रुपए। तो सारे बच्चे बताओ, एसेट परचेस करते टाइम जो भी खर्चा होता है एसेट में ऐड हो जाता है। तो एसेट परचेस करते टाइम जो भी खर्चा करोगे एसेट में ऐड करोगे। तो 4,25,000 प्लस 25, 4.5 लाख रुपए हो गई आपकी एसेट की कॉस्ट। ओके। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years, हैविंग स्क्रैप वैल्यू ऑफ 30,000 रुपए। 30,000 रुपए बच्चों इस एसेट की स्क्रैप वैल्यू है, मतलब आप 30,000 रुपए में इसको बेच सकते हो। ठीक है, 10 साल के बाद। डिटरमाइन करो अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन पर एनम अंडर एसएलएम मेथड। तो बच्चों 4,25,000 रुपए प्लस 25,000 रुपए, ये आपकी एसेट की वैल्यू हो गई जितने में आप इसको खरीद के लाए हो, माइनस आपको 30,000 रुपए बेच के रिकवर हो जाएगा। तो ये 30,000 माइनस कर दो, ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपका रिकवर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 10 years, तो मुझे बताओ ये कितना आया? 42,000। करेक्ट, 42,000। इजी था ये। नेक्स्ट बोल रहा है ए लिमिटेड ने परचेज की मशीन जिसकी कॉस्ट 4,80,000 है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 20,000 है। तो अगेन एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है एसेट में ऐड होता है, तो ये 5 लाख हो जाएगा। इट प्रोवाइड डेप्रीसिएशन 10% पर एनम डब्ल्यूडीवी ऑफ मशीन। डिटरमाइन करो अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन पर एनम अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। तो बच्चों 5 लाख की मशीन है, इसमें फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन आएगा 10% यानी कि 50,000, और सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन आएगा 5 लाख माइनस 50,000, 4.5 लाख का 10% 45,000। क्या ये बात सबको क्लियर है? फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन बच्चों 5 लाख पे निकलेगा, तो 5 लाख का 10% 50,000। अब 5 लाख माइनस 50,000, आपका जो वैल्यू है मशीन का वो अब हो गया है 4,50,000। तो 4,50,000 का 10% 45,000। क्लियर है बात? बोलो तो 50,000 और 45,000, ये होगा आपका 2 साल का डेप्रीशिएशन। बोलो।
ठीक है, तो ये हुआ एक डेप्रीसिएशन और ये हुआ एक डेप्रीसिएशन। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस और नो बच्चों? यस और नो? यस और नो? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग करोगे, मैं बस एक आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन एसएलएम मेथड के अंदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फर्स्ट केस है कॉस्ट ऑफ मशीन 90,000 है, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस टू बी कैपिटलाइज 10,000 है, तो इसका मतलब मशीन की वैल्यू हो गई है 1,00,000 रुपए। रेसिडुअल वैल्यू है बच्चों 20,000, तो ये माइनस हो जाएगा, रिकवरी ऑफ कॉस्ट की तरह काम करेगा, तो ये हो गया 80,000। 80,000 को आप एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 8 करोगे, तो आपका डेप्रीशिएशन पर एनम आ गया है 10,000 रुपए। तो 10,000 आपका डेप्रीशिएशन है बच्चों। आपसे क्वेश्चन ने कहा है रेट ऑफ डेप्रीशिएशन बताओ। डेप्रीशिएशन पर एनम नहीं पूछा है, बोल रहा है परसेंटेज ऑफ डेप्रीशिएशन बताओ। तो एक बात बताओ, एसएलएम मेथड में हर साल डेप्रीशिएशन सेम रहता है, तो आपका डेप्रीशिएशन आ रहा है 10,000 पर एनम, मतलब एक साल का डेप्रीशिएशन 10,000 आ रहा है। कितने रुपए की मशीन में? 1,00,000 रुपए की मशीन में। बोलो हाँ। कम ऑन एवरीवन बच्चों, फटाफट से बताओ। आपका डेप्रीशिएशन 10,000 रुपए आ रहा है 1,00,000 की मशीन पे। 1,00,000 की मशीन पे 10,000 का डेप्रीशिएशन आ रहा है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डेप्रीशिएशन? कैन यू टेल मी? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ मशीन? कॉस्ट ऑफ मशीन बच्चों ये भी होगी प्लस ये भी होगी, क्योंकि एसेट परचेस करते टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट में ही ऐड होता है, तो एसेट की वैल्यू 1,00,000 है, एसेट की कॉस्ट कितनी है? 1,00,000 है, 1,00,000, तो 10,000 का डेप्रीशिएशन 1,00,000 की मशीन में, यानी कि 10% है रेट। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। 10,000 का डेप्रीशिएशन 1,00,000 की मशीन पे, इंटू 100, तो ये आ गया 10%। क्या ये बात क्लियर है? यस। तो ऐसे ही बाकी तीनों साल का रेट ऑफ डेप्रीशिएशन निकालो, सेम इसी तरीके से। ओके, डन। चलो देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन है बच्चों 90,000, 7,000 रुपए का खर्चा किया आपने इसके ऊपर, तो ये भी एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 31,000। रेसिडुअल वैल्यू है 3,100, तो 31,000 में 3,100 माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा 27,600, डिवाइडेड बाय 6 करोगे, तो ये आ रहा है 4,650। सो दिस इज योर डेप्रीसिएशन एंड दिस इज योर कॉस्ट। तो 4,650 डिवाइडेड बाय 31,000%, तो ये बच्चों आ रहा है 15%। 15%, ठीक है। 4,650 डिवाइडेड बाय 31,000। नेक्स्ट है 1,05,000 प्लस 20,000। 1,05,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,25,000। माइनस करोगे 12,500, रेसिडुअल वैल्यू है, रिकवर हो जाएगा, तो 1,12,500 आपका नेट नेट में खर्चा है, डिवाइडेड बाय 5 करोगे, 5 साल में आप इसको वसूलना चाहते हो, तो 22,500 आपका डेप्रीशिएशन आएगा पर एनम, और 1,25,000 आपकी कॉस्ट है, तो 22,500 डिवाइड बाय 1,25,000, तो ये आ रहा है 18% डेप्रीसिएशन। ठीक है, इसके बाद 2,50,000 प्लस 30,000, तो 2,50,000 प्लस 30,000 हो गया 2,80,000, माइनस 56,000, 2,24,000 डिवाइड बाय 10, 22,400 डिवाइड बाय 2,80,000 इंटू 100, तो ये आ रहा है 8%। बोलो, क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ बच्चों, क्या ये बात सबको क्लियर है? यस। आगे बढ़े, क्लियर है क्वेश्चन सबको?
कॉपी में नोट कर लिए हो ये आंसर? सॉल्यूशन नंबर 3 लिख के, सॉल्यूशन नंबर 3 लिख के इसको कॉपी में नोट भी कर लो। यस, चलो नेक्स्ट। देखो, नेक्स्ट है, एक मशीन आप परचेस कर रहे हो 7 लाख रुपए में, एक्सपेंसेस इनकर्ड है कार्टेज और इंस्टॉलेशन में 3 लाख रुपए। तो बच्चों आपने एक 7 लाख की मशीन खरीदी, आपने एक 7 लाख की मशीन खरीदी, 3 लाख रुपए का उसके ऊपर खर्चा कर दिया कार्टेज और इंस्टॉलेशन में, मतलब अपनी फैक्ट्री में लाने का और इंस्टॉल करने का खर्चा हो गया 3 लाख रुपए। तो क्या ये मशीन हो गई है 10 लाख रुपए की? फटाफट से बताओ, क्या ये मशीन हो गई है 10 लाख रुपए की? बोलो, है ना, एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है। ओके, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो पहले साल का डेप्रीसिएशन निकालो अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड 20% डेप्रीसिएशन लगाने बोलता है तो। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब जो आपकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो आपकी एसेट की कॉस्ट है उस पर 20% डेप्रीसिएशन निकलेगा। ठीक है, इफ द मशीन इज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। तो बच्चों आपको 4 अलग अलग केसेस दिए हैं कि अगर आपकी मशीन इतने तारीख को, इतने तारीख को, इतने तारीख को या इतने तारीख को आपने खरीदी है तो बताओ डेप्रीशिएशन क्या लगेगा? बोलो, समझ में आया क्वेश्चन सबको? यस भैया, डेट का गेम है बच्चों यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ मशीन है बच्चों 10 लाख, 10 लाख। ओके, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है अंडर एसएलएम मेथड 20%। ठीक है, एसएलएम पर एनम। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपने ये मशीन 1 अप्रैल को खरीदी थी तो 31 मार्च 2024 को आपका डेप्रीशिएशन कितना आएगा? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने होते हैं, तो पूरे 12 महीने का डेप्रीशिएशन आप यहां पर निकालोगे तो डेप्रीसिएशन आपका केस 1 में आएगा 10 लाख की मशीन है उसका 20% और पूरे 12 महीने आपने इस मशीन को यूज किया है तो पूरे 12 मंथ्स का डेप्रीसिएशन 2 लाख रुपए। लेकिन बच्चों केस 2 में देखो आप, केस 2 में देखो आप, अगेन 10 लाख कॉस्ट ऑफ मशीन है, इसका 20%। लेकिन केस 2 बोल रहा है कि आपने अगर इस मशीन को 1 जुलाई को खरीदा है, अगर आपने इस मशीन को 1 जुलाई को खरीदा है तो 31 मार्च तक का डेप्रीशिएशन कितना आएगा? तो बच्चों अगर आपने 1 जुलाई को खरीदा है तो मुझे एक बात बताओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या आपने इसको सिर्फ 9 महीने यूज किया है? इस मशीन को आपने सिर्फ 9 महीने यूज किया ना, आपने इसको पूरे साल यूज नहीं किया है। बोलो हाँ, आपने इसको पूरे साल यूज नहीं किया है, सिर्फ 9 मंथ्स यूज किया है। बोलो यस और नो। यू ओनली यूज दिस मशीन फॉर 9 मंथ्स, नॉट फॉर द होल ईयर। तो बच्चों इसको तुम ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारी बैच पूरे साल ना चल के सिर्फ 9 महीने चली है। मान लो कि तुम्हारी बैच ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 मिला के 12 महीने नहीं सिर्फ 9 महीने चली है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे तुमसे कितनी कॉस्ट रिकवर करनी चाहिए? 9 महीने की कॉस्ट कि 12 महीने की कॉस्ट? ऐसे ऐसे बोलता हो तो तुम लोग सही आंसर देते हो, क्योंकि यहाँ तुम थोड़ा इमोशनल हो जाते हो ना कि अरे हमारे बारे में पूछ रहे भैया, हमारे बारे में पूछ रहे भैया। तो फटाफट से बताओ, अगर मुझे तुमसे कॉस्ट रिकवर करनी है, तुम्हारी बैच 9 महीने चली है, 9 महीने चली है तुम्हारी बैच, तो 9 महीने की कॉस्ट रिकवर करूं कि 12 महीने की कॉस्ट रिकवर करूं? बताओ ना, कितनी कॉस्ट रिकवर की जाए तुमसे? बोलो। 9 महीने की कॉस्ट, क्योंकि तुम्हारी बैच 9 महीने चली है। अगर तुम्हारी बैच 9 महीने चली पर अगर मैं तुमसे 12 महीने की कॉस्ट रिकवर करूं तो गुस्सा आएगा ना, मुंह फुलाओगे ना ऐसे करके, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? 9 महीने की बैच अभी या 12 महीने की कॉस्ट आपने रिकवर कर ली हमसे। यस, तो बच्चों ये जो आपका डेप्रीशिएशन आ रहा है ये तो पूरे साल का आ रहा है, पर एनम। पर एनम मतलब सालाना, ईयरली रेट। तो ये जो आप 10 लाख का 20% निकाल रहे हो 2 लाख,
ये तो 12 महीने का डेप्रीशिएशन है। कितने महीने का डेप्रीशिएशन है? 12 महीने का। तो आप इसको डिवाइड कर दो 12 से, ये 12 महीने का डेप्रीशिएशन है, तो आपको 1 महीने का डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। बोलो हाँ। अगर आप इसको 2 लाख को 12 से डिवाइड कर दो, अगर आप 2 लाख को 12 से डिवाइड कर दोगे, 2 लाख डिवाइड बाय 12, तो आपको 1 महीने का डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। और फिर आप इसको 9 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर आप अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको 9 मंथ्स का डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। तो इसीलिए इंटू 9 बाय 12, 12 से डिवाइड करोगे तो 1 महीने का डेप्रीशिएशन मिल जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 महीने का डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। तो बताओ 9 महीने का डेप्रीशिएशन कितना आ रहा है? 1.5 लाख रुपए भैया। सेम गोज विथ केस 3। केस 3 में बोल रहा है आपने इस मशीन को 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यानी कि आपने सिर्फ 6 महीने इस मशीन को यूज किया है, पूरे साल यूज नहीं किया है, सिर्फ 6 महीने यूज किया है। तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन आ जाएगा 1 लाख। देन आपने 1 जनवरी को अगर खरीदा है, तो अगर आपने 1 जनवरी को खरीदा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने आपने बस इसको यूज किया है, 3 मंथ्स बस आपने इसको यूज किया है, तो इसका डेप्रीशिएशन आ जाएगा 50,000। क्या ये बात सबको एब्सोल्युटली क्लियर है? फटाफट से बताओ बच्चों, क्या ये बात सबको एब्सोल्युटली क्लियर है? यस और नो? यस, ओके, चलो नोट कर लो इसको फटाफट। ओके, डन। चलो बच्चों, तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बेसिक बात बताई है रिगार्डिंग योर एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड। और भी मेथड्स हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? यूनिट्स के बेसिस पे, वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं उसके बेसिस पे। आपको अब मैं एक बार अकाउंटिंग पार्ट बताता हूँ कि डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो बच्चों बहुत सिंपल है, फटाफट से बताओ, डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर। बोलो हाँ। डेप्रीसिएशन करंट ईयर का खर्चा है, डेप्रीसिएशन करंट ईयर का खर्चा है, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं ना, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो आप अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन, आप जो एंट्री पास करते हो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रीसिएशन आपका एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंस डेबिट होता है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। अब डेप्रीसिएशन से हो क्या रहा है, आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट्स की वैल्यू कम करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। बोलो हाँ। एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट। बोलो यस और नो? यस। तो टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, डेप्रीसिएशन फिक्स एसेट्स पे ही लगता है, डेप्रीसिएशन फिक्स एसेट पे लगता है, तो टू फिक्स एसेट अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है? बस इतना ही है ये, अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन। बोलो। तो जो भी आपका फिक्स एसेट का अकाउंट होगा उसके क्रेडिट साइड में आप लिखते हो डेप्रीसिएशन, उससे उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, एक कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर, मतलब एक कंपनी है जिसका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। नहीं नहीं रोहित, अभी नहीं, अभी नहीं, वाली एंट्री अभी नहीं, ठीक है? परचेस्ड, परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000, तो 30,000 की मशीनरी परचेस की गई है। ओके, 1 अप्रैल 2021 को इट परचेस फर्दर मशीन ऑफ 1 अक्टूबर 2021 कॉस्टिंग 20,000, 1 जुलाई 2022 को कॉस्टिंग 10,000। ऑन 1 जनवरी 2023 1/3 ऑफ द मशीनरी वॉज इंस्टॉल बिकम ऑब्सोलीट एंड सोल्ड फॉर 3,000। शो करो मशीनरी अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। इट इज गिवन दैट मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एट 10% पर एनम। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रीशिएशन लग रहा है, ये क्या है बच्चों? ये स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है। भैया आपको कैसे पता? बच्चों फिक्स इंस्टॉलमेंट कौन से मेथड में होती है?
हर साल सेम सेम डेप्रीसिएशन कौन से मेथड में लगता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। हर साल सेम सेम डेप्रीसिएशन कौन से मेथड में लगता है बताओ? बताओ बताओ, कौन से मेथड में लगता है? एसएलएम मेथड में। तो इसीलिए एसएलएम का ही नाम है ये, एसएलएम का ही दूसरा नाम है। ओके, यस। तो चलो देखो सॉल्यूशन नंबर 5। मशीनरी अकाउंट बनाना है ना आपको, शो मशीनरी अकाउंट बोला है क्वेश्चन में। हम्म, चलो देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल 2021 को आपने 30,000 की मशीन खरीदी, तो 2021 अप्रैल 1 टू बैंक मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000 की आपने मशीन खरीदी। ओके, इसके बाद 1 अक्टूबर को आपने 20,000 की मशीन खरीदी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 की मशीनरी खरीदी। 1 जुलाई 2022 तो अगले साल आएगा। तो बच्चों सबसे पहले 2021 के December 31 को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगी। ये आपका ईयर एंड है, क्योंकि आप कैलेंडर ईयर फॉलो करते हो। क्या फॉलो करते हो? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर ये आप फॉलो करते हो। क्या ये बात क्लियर है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर दिस यू आर फॉलोइंग। ओके, तो कैलेंडर ईयर है। तो 31 दिसंबर को बच्चों जब भी साल खत्म होगा डेप्रीशिएशन निकाला जाएगा। डेप्रीशिएशन साल के अंत में निकाला जाता है, जब आपकी बुक्स आप क्लोज करते हो, जब आपको अपना प्रॉफिट निकालने का मन कर रहा है। बुक्स क्लोज करने का मतलब कि जब आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट निकालने का मन कर रहा है, तब आप डेप्रीशिएशन निकालते हो। 31 मार्च होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ केसेस में 31 दिसंबर भी होता है। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कैलेंडर ईयर, नहीं तो मोस्टली केसेस में अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो साल के लास्ट डे पे जिस दिन आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, फाइनल अकाउंट्स बनानी है, पीएनएल अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उस दिन आप डेप्रीशिएशन निकालते हो कि इस साल का डेप्रीशिएशन का खर्चा कितना हुआ, इस साल का डेप्रीशिएशन वाला खर्चा कितना हुआ। तो बच्चों यहां पर मैं लिखता हूं बाय डेप्रीसिएशन, क्योंकि एंट्री मैंने आपको अभी अभी बताई, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आपकी 30,000 की मशीन है जो कि आपने खरीदी है, इस पे डेप्रीशिएशन का रेट है 10% का, इस पे डेप्रीशिएशन का रेट है 10% का, और आपने इसको 1 अप्रैल को खरीदा था, तो कितने महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा जरा मुझे बताना। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितने महीने आपने इसको यूज किया है? कितने महीने आपने इसको यूज किया है बताओ? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगेगा बच्चों इंटू 9/12 9 मंथ्स का यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगेगा। क्या ये बात क्लियर है? यस। प्लस आपने एक और मशीन खरीदी है 20,000 की, उस पर भी 10% डेप्रीशिएशन लगेगा। बट द पॉइंट इज आपने इसको कब खरीदा है? 1 अक्टूबर को। आपने इसको कब खरीदा है? 1 अक्टूबर को। तो कितने महीने यूज किया इस साल? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने यूज किया है आपने इसको, तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। 30,000 इंटू 10% इंटू 9/12
20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो 2750 इज बेसिकली योर डेप्रीसिएशन। 2750 इज बेसिकली योर डेप्रीसिएशन। क्या ये बात क्लियर है? टू टू 50 और 500, 2250 और 500। यस। अब बच्चों, साल के अंत में हम क्या करते हैं? लेजर अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कर देते हैं। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, कितना आएगा? 50,000 माइनस 2750, 47,250। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। अगर आप बाइफर्गेशन करके लिखना चाहो तो आपके मशीन 1 की वैल्यू है, मशीन 1 की वैल्यू है 30,000, इसकी वैल्यू थी। आपने इसमें इतना डेप्रीशिएशन लगाया है। कितना डेप्रीशिएशन लगाया है? 2250 का डेप्रीशिएशन लगाया है। तो 30,000 माइनस 2250, मशीन 1 की वैल्यू है 27,750। ये आपकी मशीन 2 की वैल्यू है और इस पे आपने इतना डेप्रीशिएशन लगाया है 500 का। तो 20,000 माइनस 500, 19,500। तो ये दोनों मिला के 47,250 आ रहे हैं। कि यहां तक की बात सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो। बोलो, कि यहां तक की बात सबको क्लियर है? कोई डाउट? चलो, नेक्स्ट ईयर होगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मशीन 1, मशीन 2, 27,750, 19,500। 2022 जनवरी 1। इसके बाद 1 जुलाई 2022 को आपने 10,000 की मशीन खरीदी है टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। 10,000 की मशीन आपने खरीदी है। ओके, ठीक है। फिर बच्चों 2022 का 31 दिसंबर फिर से आएगा, ये साल का अंत। फिर से डेप्रीसिएशन निकलेगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, फिर से डेप्रीसिएशन लिखे निकलेगा। ओके, यस। तो अब यहां देखो, आप डेप्रीसिएशन निकालोगे तो बच्चों याद करो, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कॉस्ट पे डेप्रीसिएशन निकलेगा। तो कॉस्ट आपकी मशीन की 30,000 थी, मशीन 1 की, उस पे 10% इस साल पूरे साल का डेप्रीसिएशन निकलेगा। करंट ईयर में पूरे साल का डेप्रीसिएशन निकलेगा। क्यों? क्योंकि पूरे साल यूज हुई ना। पिछले साल 9 महीने यूज हुई थी, इस साल तो 12 महीने पूरा यूज हुई ना। इस साल तो पूरे 12 महीने यूज हुई, 1 जनवरी से
31 दिसंबर पूरे साल यूज हुई है। 20,000 की जो मशीन आपने खरीदी थी ये भी पूरे साल यूज हुई है। लेकिन बच्चों आपने इस साल 10,000 की एक मशीन खरीदी है, लैग हो रहा है। अच्छा, एक मिनट। आपने इस साल 10,000 की एक मशीन और खरीदी है जुलाई 1 को। जुलाई 1 को 10,000 की मशीन एक और खरीदी है। और क्योंकि ये मशीन आपने 1 जुलाई को खरीदी है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस पे सिर्फ 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा। इस पे सिर्फ 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा। मशीन 1 मशीन 2 में पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आपने पिछले साल खरीदी थी। इस साल ये पूरे साल यूज हुई है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरे साल यूज हुई है। लेकिन ये वाली मशीन आपने इसी साल खरीदी है तो इसमें 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। क्लियर है बात सबको? तो डेप्रीशिएशन आपका आ जाएगा 3,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 का 10% डिवाइड बाय 2, तो 5,500 आपका इस साल का डेप्रीशिएशन आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो मशीन 1 का बैलेंस हुआ आपका, ओपनिंग बैलेंस था बच्चों 27,750 और आपने 3,000 का डेप्रीशिएशन लगा दिया है। 3,000 का डेप्रीशिएशन लगा दिया है तो 27,750 माइनस 3,000 24,750। मशीन 2 का बैलेंस होगा आपका 19,500 का ओपनिंग बैलेंस था, 2,000 रुपये आपने डेप्रीशिएशन लगा दिया है। 19,500 माइनस 2,000 17,500 और मशीन 3 आपने इस साल खरीदी है, 10,000 में खरीदी है, 500 रुपये इसका डेप्रीशिएशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9,500। $51,750। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो, यहां तक की बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ, यस और नो। यस, ओके। अभी भी हो रहा है क्या लैग? अभी हो रहा है लैग? नहीं सोनम नहीं, अभी तो ये बेसिक्स है। चलो ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट ईयर यही बैलेंस ओपन होगा 2023 में 1 जनवरी को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,750, जिसका बाइफर्गेशन ये है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1 जनवरी 2023 को, मतलब अभी जहां मैं खड़ा हूं वहां पर, ओके, 1/3 ऑफ द मशीनरी जो कि इंस्टॉल की थी आपने 1 अप्रैल 2021 को, मतलब जो पहली वाली मशीन थी, बिकम ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट हो गई है और आपने इसको 3,000 रुपए में बेच दिया है। ओ, तो बच्चों एक बात बताओ, 1 अप्रैल को हमने ये वाली मशीन खरीदी थी ना, 30,000 वाली, फटाफट से बताओ। 1 अप्रैल को हमने 30,000 वाली मशीन खरीदी थी ना, बोलो। यस, तो इस 30,000 वाली मशीन की आज वैल्यू कितनी है? यानी कि मशीन 1 की, मशीन 1 की आज वैल्यू कितनी है बच्चों? मशीन 1, मशीन 2, मशीन 1 की आज वैल्यू है बच्चों 24,750। इसका 1/3 आप बेच दोगे तो फटाफट से इसका 1/3 निकालो, कितना आ रहा है?
इसका 1/3 निकालो बच्चों, कितना आ रहा है? 24,750 का 1/3 कितना आ रहा है? 8250। तो 24,750 का 1/3 आ रहा है 8250। 8250। जो आपकी मशीन 8250 वाली है उसको आप बेच रहे हो, कितने रुपए में बेच रहे हो? कितने रुपए में बेच रहे हो? 3,000 रुपए में। 3,000 रुपए में आप बेच रहे हो आपकी मशीन जिसकी वैल्यू 8250 है। 8250 जिस मशीन की वैल्यू है, आप इसको 3,000 रुपए में बेच रहे हो। तो बच्चों एक बात बताओ, आप 8,250 का आइटम 3,000 रुपए में बेच रहे हो, 3,000 में बेच रहे हो, तो क्या आपको भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको लॉस हो गया है ऑन दिस सेल 5,250 रुपए का? फटाफट से बताओ, 5,250 रुपए का आपको लॉस ऑन सेल नहीं हो गया है? लॉस ऑन दिस सेल 5,250 रुपीज। यस और नो? यस। अब बच्चों इसकी जरा जर्नल एंट्री की बात करते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की जर्नल एंट्री की बात करते हैं। आप जब फिक्स एसेट को बेचोगे आपको पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, फिक्स एसेट अकाउंट, आपका फिक्स एसेट जा रहा है, भाई सेल कर रहे हो तो फिक्स एसेट जा रहा है, परचेस किए थे तो फिक्स एसेट आ रहा था, तो जब आ रहा था फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक किए थे, अब जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, ठीक है। तो आप सेल कर रहे हो, फिक्स एसेट आपका जा रहा है। अगर आपको इस ट्रांजेक्शन में लॉस होता है, मतलब आप अपना फिक्स एसेट सस्ते में बेच देते हो, लॉस होता है, तो लॉस क्या होगा? डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। और अगर आपको इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट होता है, अगर आप अपना फिक्स एसेट महंगे में बेच देते हो, अगर आपको इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट होता है, अगर आप अपना फिक्स एसेट महंगे में बेच देते हो, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, क्रेडिट साइड आप लिखोगे क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट। तो बच्चों ये जर्नल एंट्री होती है आपकी सेल की। तो आप जरा एक बार ध्यान से देख लो, अगर आपको फिक्स एसेट में प्रॉफिट होता है सेल करते टाइम, तो आप उसको क्रेडिट करोगे, अगर लॉस होता है तो आप डेबिट करोगे। तो इस ट्रांजेक्शन में आपको लॉस हुआ है, इस ट्रांजेक्शन में आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो इधर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 3,000 रुपए आपकी सेल वैल्यू है, 3,000 रुपए आपकी सेल वैल्यू है, ठीक है। टू फिक्स एसेट अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट, आपने 8,250 रुपए का फिक्स एसेट बेचा है, 8,250 रुपए का फिक्स एसेट आपने बेचा है, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन में आपको 5,250 का लॉस हुआ है, लॉस अकाउंट डेबिट। तो ये हुई आपकी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। तो फिक्स एसेट अकाउंट को यहां पर आप क्रेडिट कर दो बाय बैंक 1 जनवरी को ही 3,000 रुपए, बाय लॉस ऑन सेल 5,250। क्या ये बात सबको क्लियर है? बाय बैंक 3,000 में आपने बेचा है, बाय लॉस ऑन सेल 5,250, ठीक है। क्लियर है? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए मिला बच्चों, लेकिन 3,000 रुपए आपको किस चीज का मिला? एक फिक्स एसेट का जिसकी वैल्यू 8,250 थी। आपने अपनी एक फिक्स एसेट बेची, एक मशीनरी बेची, एक मशीनरी बेची जिसकी वैल्यू थी 8,250, 8,250 रुपए उस मशीनरी की वैल्यू थी, आपने उसको 3,000 रुपए में बेच दिया, तो 5,250 रुपए का आपको लॉस हो गया है। यहाँ पर 5,250 रुपए का यहाँ पर आपको लॉस हुआ है इस ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अब ईयर एंड में फिर से डेप्रीशिएशन निकलेगा,
तो बाय डेप्रीसिएशन। अब याद रखना, आपने जो मशीन 1 खरीदी थी उसमें से 1/3 मशीन आपने बेच दी है, यानी कि 10,000 रुपए के कॉस्ट की मशीन आपने बेच दी है। बोलो हाँ। मशीन 1 जो आपने खरीदी थी इसमें से 1/3 मशीन, अगर मैं कॉस्ट के हिसाब से बात करूं, कॉस्ट के हिसाब से, तो जो मशीन 1 आपने खरीदी थी उसका 1/3 यानी कि 10,000 रुपए की मशीन आपने बेच दी है। ठीक है, ओके, 10,000 रुपए की मशीन बेची है। अब तुम बोलोगे भैया वो मशीन 10,000 की नहीं थी, वो मशीन तो 8250 की थी ना। मैं बोला बेटा 10,000 रुपए की वो मशीन आप खरीद के लाए थे, जिस दिन आप बेच रहे थे उस दिन उसकी वैल्यू इतनी थी और आपने इतने में बेचा है। ठीक है, क्लियर है बात। 10,000 रुपए उसकी कॉस्ट थी जितने में आप उसको खरीद के लाए थे, जिस दिन आप उसको बेच रहे थे उस दिन उसकी वैल्यू इतनी थी। जिस दिन आप उसको बेच रहे थे, 2 साल यूज किया है ना आपने उसको, तो डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद उसकी वैल्यू इतनी थी और आपने उसको इतने में बेचा है। तो सेल वाले दिन इतनी वैल्यू का एसेट इतने में बेचा है, तो 5,250 का आपका लॉस हुआ है। ठीक है, तो अभी भी आपके पास इसमें से, इस 30,000 में से 10,000 की मशीन बिकी है, यानी कि 20,000 की मशीन अभी भी बाकी है। 20,000 की मशीन अभी भी बाकी है। ठीक है, मशीन 1 1/3 मशीन आपने बेची है। अच्छा, मैं कॉस्ट की बात कर क्यों रहा हूं, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। हम लोग इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हमेशा कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन निकालता है, तो इसलिए मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं कि 20,000 रुपए आपकी बची हुई मशीन की कॉस्ट है, मशीन 1 की, उस पर लगेगा 10%। मशीन 2 भी 20,000 की है, उस पर भी लगेगा 10%। मशीन 3 10,000 की है, उस पर भी लगेगा 10% पूरे साल का, क्योंकि अब आपने मशीन्स को पूरे साल यूज किया है। इस साल आपने मशीन्स को पूरे साल यूज किया है। ओके, तो जनवरी 1 से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर आपने इस साल मशीन्स को पूरे साल यूज किया है। मशीन 1 में बच्चों 10,000 वाला पोर्शन बिक चुका है। 30,000 रुपए कॉस्ट थी ना मशीन 1 की, मशीन 1 की कॉस्ट थी 30,000 रुपए, उसमें से 1/3 यानी कि 10,000 रुपए वाला जो पोर्शन था वो आपने बेच दिया है। 20,000 वाला पोर्शन अभी भी बाकी है। मशीन 2 भी 20,000 की है, मशीन 3 भी 10,000 की है। तो ये तीनों मिला के 50,000 की मशीन पे 10% यानी कि 5,000 डेप्रीसिएशन आया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन निकाल दो बैलेंसिंग फिगर। $38,500। क्लियर है बात सबको? 38,500। और ये बच्चों आपका एक क्वेश्चन था जिसके ऊपर हमने मशीन की सेल भी की है और एसएलएम बेसिस पे अकाउंट भी बनाया है प्रॉपरली। क्लियर है? यस। चलो इसको फटाफट से नोट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि 10,000 रुपए की मशीन 2 साल के बाद जब आप 1 जनवरी को पहुंचे, 1 जनवरी को पहुंचे तब उसकी वैल्यू थी 8250। 1 जनवरी को उसकी वैल्यू थी 8250, आपने उसको 3,000 में बेचा, तो 5,250 का आपका नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है। ठीक है, लॉस ऑन सेल। और क्योंकि आपने 10,000 की कॉस्ट की मशीन बेच दी है, तो अब 20,000 की कॉस्ट की मशीन बाकी है। 20,000 की कॉस्ट की मशीन बाकी है, उस पर 10% डेप्रीशिएशन लगेगा। मशीन 2 तो पूरा का पूरा बचा है, मशीन 3 भी पूरा बचा हुआ है। इसमें इस बार पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा, क्योंकि इस साल आपने पूरे साल मशीन को यूज किया है, पूरे साल। क्लियर है? ओके। हेलो ईशान, हेलो। चलो नोट कर लो इसको। ओके, डन। यस। चलो बच्चों, मैंने आज की क्लास में आपको कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें बताई है डेप्रीशिएशन के बारे में। व्हाट डू मीन बाय एसएलएम मेथड, व्हाट डू मीन बाय डब्ल्यूडीवी मेथड, डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होती है, सेल की एंट्री आप कैसे पास कर सकते हो, ये सब कुछ कुछ बातें और बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों फर्दर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डेप्रीशिएशन चैप्टर के ऊपर, और भी मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन निकालना सीखेंगे। अकाउंटिंग पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट मेथड से ज्यादा अकाउंटिंग पूछती है एग्जाम में। ठीक है,
और फुल मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इंटर में 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इंटर में 6 मार्क्स 7 मार्क्स के, तो वो हम करेंगे और एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से भी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि मेथड ओरिएंटेड होते हैं ज़्यादातर। ठीक है बच्चों, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले सेशन में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।